हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज का थ्योरम 6.2 करेंगे और पेज नंबर 126। इस थ्योरम को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी जैसे कि हम बीपीटी हम कर चुके हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वो हम सबने कर लिया, नहीं करी तो इससे पिछली वीडियो देख लो, उसके अंदर पूरी बीपीटी थ्योरम है। तो आज इस थ्योरम के 2-3 नाम हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से पेपर में आ जाती है, ये इस लास्ट बैच में आई थी, मतलब उसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। उसको 3 तरीके से, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि थ्योरम पेपर में कैसे आती है। थ्योरम क्या 3 तरीके से आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। कैसे पूछी जा सकती है? या तो दे दिया जाएगा प्रूव कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो मतलब आपको यही थ्योरम पूरी करनी है, या फिर आपसे कह दिया जाएगा प्रूव कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। 2 वे हो गए। और थर्ड वे क्या हो जाएगा? थर्ड वे क्या दे दिया जाएगा? जैसा कि आपके पेज नंबर 126 पे दे रखा है थ्योरम 6.2, उसके ऊपर क्या लिख दिया जाएगा? उसका आगे पूरी सी लाइनें लिखी हुई है, उससे आगे लिख दिया जाएगा प्रूव दैट, उससे आगे प्रूव दैट लिख दिया जाएगा। उसके बाद लिख दिया जाएगा इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब 3 तरीके से यही सेम थ्योरम पूछी जा सकती है। और मैंने जैसे कि बीपीटी के अंदर बताया था, इन थ्योरम के अंदर क्या है, ये डिक्टो आ जाते हैं पेपर में और उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब मतलब यही चीज का कहानी है, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर बाकी चैप्टर्स में है, क्या होता है, कुछ नंबर चेंज कर दिए, न्यूमेरिकल चेंज कर दिए, इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर क्या है, अगर आ जाती है बीपीटी आ जाती है तो बीपीटी आप पूरी करो, वो वही रहेगी, और मतलब पूरे में पूरे नंबर ले जाओ। और मतलब ये शॉर्ट मतलब ये होता है कि बच्चों को पूछा जाता है ना, तो बच्चे डायरेक्टली यही पूरी थ्योरम कर देंगे और उनको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और थ्योरम आती ही है, मतलब 8, 10, 12 नंबर की थ्योरम आई जाती है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर। सबसे पहली बात हमें पता चल रहा है कन्वर्स है बीपीटी की। कन्वर्स बीपीटी का मतलब कि मतलब जो मैंने जैसे कि मैं मैथमेटिक्स में बताता हूँ कि अगर हमारे पास आने का रास्ता है तो वापस बोलो जाने का रास्ता होना चाहिए। जैसे कोर्ट का सिम आने का रास्ता, हमें जाने का रास्ता पता है तो हमें आने का रास्ता अपना पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, तो वो कुछ बताती है तो उसका उल्टा हम जाएंगे, उसका उल्टा भी वही रास्ता होगा। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ। बीपीटी थ्योरम हमें ये कहती है, अगर मैं ओवरव्यू हिंदी में बताऊं तो बीपीटी हमें कह देती है कि अगर किसी एक ट्रायंगल के अंदर कोई एक ट्रायंगल हमें दे रखा है और उस ट्रायंगल के अंदर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो बाकी 2 साइड्स को क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं किसी एक साइड के ट्रायंगल किसी एक साइड के, बेटा देख ले जितेंद्र, ऊपर से जा रहा तो बता दे, हैं नहीं जा रहा ना, जाए तो बोल देना भाई, क्वेश्चन पूछने की आ जाती है। ये कोई जरूरी नहीं कि ऑनलाइन चल रहा तो पूछ नहीं सकते, पूछोगे क्वेश्चन जो समझ में ना आए। तो मतलब मैं कह रहा हूँ बीपीटी क्या कहती थी कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लो किसी एक साइड के, तो बाकी 2 साइड को क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये कहती है हमारी बीपीटी थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे हो जाएगी? उल्टी ऐसे हो जाएगी बेटा कि अगर कोई एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर क्या था, लाइन पैरेलल दे रखी थी, लाइन क्या दे रखी थी, पैरेलल दे रखी थी। अब इस केस के अंदर क्या होगा, लाइन पैरेलल नहीं दे रखी होगी, लाइन पैरेलल हमें प्रूव करनी है, और उसके अंदर क्या था, हमें रेशियो इक्वल प्रूव करना था। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि आपको क्या ये दे दिया जाएगा कि कोई एक ट्रायंगल है, उसके अंदर उसकी एक साइड का रेशियो उसकी दूसरी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। और हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, जो इन दोनों पॉइंट को रेशियो में डिवाइड कर रही है डी और ई, तो ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएगी वो पैरेलल होगी बीसी के। समझ में नहीं आया? आया नहीं आया? नहीं आया जितेंद्र का, तुम आया कम आया नहीं आया? चलो फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं। साफ अक्षर में ये कहूँ तो अगर कहानी के बेस से बताऊँ, अगर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल के अंदर कन्वर्स ऑफ बीपीटी समझा रहा हूँ, बीपीटी की वीडियो आप देख लेना कर सकते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर आपको ये कह दिया जाएगा कोई एक ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड का ना रेशियो सेम है। साइड का रेशियो सेम का मतलब AD अपॉन में DP इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये आपको क्या दे दिया जाएगा, गिवन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? गिवन। भाई इनका रेशियो सेम है, इसको ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो, इसको ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो, और इनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। और
हाँ बीच में इक्वल टू लगा दो, ठीक है। तो और हमें साफ प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो डी ई लाइन है वो पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल है। मैं साफ सी बात है, ये देखा होगा कि दो साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है, और हमें साबित करना पड़ेगा जो लाइन बन रही है वो पैरेलल होगी तीसरी साइड के। अब वो चीज इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। बुक के अंदर देखो, बुक के अंदर दे रखा है इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यही कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन जो है वो डिवाइड करती है ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में, कोई एक लाइन है अगर वो ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो जो लाइन बनी है दैट विल बी द पैरेलल ऑफ थर्ड साइड। ये दो साइड को क्या है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही थी, वो क्या है थर्ड साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। ये चीज हमें साबित करनी है। तो जैसे स्टेटमेंट में देख रहा तो गिवन में क्या आ जाएगा, चलो पहले कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी आप इसको कह सकते हो, या आपको करनी है जब बहुत बुरी किस्मत होती है ना तो ये पेपर में पूछी जाएगी, मतलब आ सकती है। लेकिन ये नहीं होता कि हाँ जैसे बीपीटी का मैंने बताया था 70 से 80% है कि बीपीटी आपको थ्योरम आई जाएगी एज इट इज रखी मिलेगी। तो बाकी तो थ्योरम थी, दो तीन थ्योरम, एक तो पाइथागोरस थ्योरम है इस चैप्टर में और एक है एरिया वाली थ्योरम, वो सारी सीबीएसई ने काट दी है। तो इकलौती थ्योरम क्या बची, बीपीटी। तो उसका 80% चांस है सीबीएसई में इस बार पूछी जाएगी। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि उसका दूसरा तीसरा सेट है, क्या पता है एक सेट में ये भी पूछ ले कन्वर्स ऑफ बीपीटी और दूसरा सेट शायद आपके पास आ जाए, तो इसलिए हम ये भी कर लेते हैं। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर क्या है, गिवन के अंदर सबसे पहले हम क्या दे रखा है, इन साइड्स का रेशियो सेम है। सबसे पहले डायग्राम बनाया, दिख रहा है डायग्राम सबको, तो डायग्राम बनाया उसके अंदर क्या बनाया, ए बी सी एक ट्रायंगल दे दिया और उसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है एक ट्रायंगल दे दिया गया, एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है हमें, और हमें कह दिया गया है कि जो इसकी जो साइड्स है, बाकी दो साइड्स जो डी और ई पॉइंट है वो इस तरीके से है कि एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी, तो इस तरीके से गिवन है। तो हमें गिवन में क्या देगा, सबसे पहले ये पूरा एक फॉर्मेट होता है बेटा, इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। इसके मार्क्स होते हैं, मार्क्स ऐसे होता है कि सीबीएसई एग्जाम के अंदर आप गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन या प्रूफ तो यहां तक भी कराते हो ना, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। और इतना भी कर लेते हो अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो चेक कर रहा है ना, वो सोचेगा कि इस बच्चे को 1 या 2 नंबर दे दूं। हां और डायरेक्टली ऐसे कर रहे हो कि हां ये प्रूफ ही करने लगे तो वो एक गलत होता है, उसमें आपको स्टेप से नंबर नहीं मिलेंगे। तो गिवन और टू प्रूफ लिख देते हो, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। मतलब वो वहां हेल्प करेगा जहां पे आप फेल हो रहे हो या आपको बहुत कम नंबर है, फिर भी जहां जितना मिल जाए उतना बढ़िया है, जितने मार्क्स मिल जाए उतना ही है। कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा कोई थ्योरम तो हम इतना तो देख के क्वेश्चन देख के पता लगा सकते हैं गिवन क्या है तो क्या करना है, नंबर मिल जाएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का आपको रेशियो देगा, इसको मैंने रेशियो जो दे रखा था उसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसको मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को इस केस के अंदर प्रूफ करना है कि मेरी ये डीई लाइन है, जो डीई लाइन है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई लाइन पैरेलल किसके, बीसी के। ये चीज हमें साबित करनी है कि डीई पैरेलल है बीसी के। हमने क्या एज्यूम किया था, वी एज्यूम दैट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। हम क्या ये अजम्पशन कर रहे हैं कि जो डीई पैरेलल नहीं है बीसी के। अब थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कंफ्यूजन सी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ वो देखो अब क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर कई बार वो कहता है ना जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जैसे कि मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। कोई बच्चे है, 2 बच्चे हैं भाई, उसको मैथमेटिक्स की बुक चाहिए, तो पहले क्या कहोगे, भाई बुक दे दे मैथमेटिक्स की। वो कहेगा नहीं मैं नहीं दे रहा। फिर कहेगा भाई फिर दे दे, वो एक बार और बोलेगा मैथमेटिक्स की एक बार और बुक दे दे, वो फिर कहेगा मैं नहीं दे रहा। फिर तीसरी चौथी बार फिर बोलेगा यार एक क्वेश्चन ही तो करना है मेरे को, मैथमेटिक्स की बुक दे दे, वो कहेगा नहीं दे रहा। अब उसको समझ में आ जाती है, तो दूसरा बच्चा जो मांग रहा था उसको समझ में आ जाता है कि भाई मुझे मैथमेटिक्स की बुक नहीं मिलती, तो अपने एक लास्ट हथियार यूज करेगा। पता क्या यूज करेगा, तो ये काम पर मत ही दे। उसका माइंड में होता है कि हाँ कहीं ना कहीं शायद मैं ऐसा कहूँगा, तो उसके माइंड में स्ट्राइक करेगा और वो कहेगा कि तू ये काम मत ही दे। शायद फिर वो दूसरा जो पहला बच्चा था वो सोचेगा ये कह रहा मत दे देता हूँ ये क्वेश्चन करना, फिर वो कहेगा नहीं नहीं ले ले ले, वो कहेगा नहीं मैं आपकी और चाहिए। मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि जब आप एक तरीके से काम नहीं बना, ठीक है। अब हमें पता है कि तो इस ट्रायंगल के अंदर सेम रेशियो में तो ये लाइन पैरेलल है इसके,
हमें पता है, लेकिन अब इसके हमें प्रूफ ये करना है, हमें साबित ये करना है कि हाँ ये पैरेलल है। तो हम क्या कहेंगे कि ये पैरेलल है ही नहीं, ये क्या है, पैरेलल है ही नहीं। तो मतलब एक तरह से ये लगा लो कि थोड़ा सा हम ये मान के इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं कि ये पैरेलल है ही नहीं, हालांकि पैरेलल है और यही हमें साबित करना है, लेकिन हमने क्या माना, ये पैरेलल है ही नहीं। जैसे वो बुक वाला था ना, हमें पता है, हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम ये मानेंगे ना ये पैरेलल नहीं है, तो बाद में आके अपना आप कहेंगे हाँ मैं पैरेलल नहीं लाइन पे, ये कहेगी हाँ जो मैं डी लाइन है वो ये डी लाइन खुद कहेगी हाँ मैं किसी लाइन में क्या हूँ, पैरेलल। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या मान लिया, हम मेरे को साबित भी यही करना है कि पैरेलल है, तो मैंने लेकिन क्या मान लिया, जो डी है ये प्रूव करना है बीसी के पैरेलल है, बट मैंने क्या माना कि जो डी है वो पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के। ठीक है, बंद करो वीडियो। वीडियो चल रही है? हाँ तो बेटा देखो इसके अंदर क्या है, हमें प्रूफ ये करना है, तो अब आगे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, और कंस्ट्रक्शन में जैसा भी आपको कहानी सुनाई तो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करिए। हमने एज्यूम किया, वी एज्यूम दैट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, हालांकि हमें ये प्रूव करना है कि डी लाइन है पैरेलल है बीसी के, लेकिन हमने अब कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या मान लिया, ये मान लिया कि ये लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है बीसी के, ये लाइन पैरेलल नहीं है बीसी के, तो हमें ये लाइन पैरेलल नहीं है बीसी के, तो हमें ये एज्यूम कर ले, तो हम क्या डी पॉइंट से ही एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर जो पैरेलल होगी किसके, बीसी के। तो मैंने डी ई डैश एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, वो कैसे ड्रॉ करी, ऐसे ड्रॉ करी वो पैरेलल हो बीसी के, इस तरीके से ड्रॉ करी, वो मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली कि ड्रॉ ए लाइन डी ई डैश पैरेलल टू बीसी, डी ई डैश ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल हो किसके, बीसी के पैरेलल हो, और हमने क्या माना ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है, इसलिए डी डैश वो पैरेलल नहीं है, वो हमें पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने एज्यूम किया है क्योंकि हमें प्रूफ करना है, और ये प्रूफ थ्योरम इसी वे से होगी, कोई दूसरा तीसरा वे नहीं है इसका प्रूफ करने का कि आप दूसरा तीसरा वे कर दो। ये मतलब एक जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो किस तरीके से प्रूव होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं इसको। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब यही होता है कि हम क्या एक बार तो कहेंगे हाँ ऐसा हो जाए, फिर हमें पता है वो चीज़ ऐसे ही होगी, बट फिर हम क्या ये मान के करेंगे ये चीज़ ऐसे नहीं है, फिर ये मान के हाँ जो सोचा है वो वैसे होगा नहीं, तो हम उसको ये मान करेंगे ये ऐसे नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा ये मान के हम चलते जाएंगे ना, आखिर में लास्ट में क्या आ जाएगा, हाँ ये ऐसे ही होगा और हम प्रूव कर देंगे। इस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो ये थ्योरम क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम प्रूव कर रहे हैं, हालांकि इतने हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आएंगे अब। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अंदर हमने क्या है, एज्यूम कर लिया, उसके बाद क्या आ जाता है, हम प्रूफ में आ जाते हैं, क्योंकि गिवन हो गया, टॉपिक हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद आता है प्रूफ आता है। प्रूफ के अंदर क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो हम ट्रायंगल को देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है, ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखते हैं, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो उसके अंदर हमें क्या दिखता है कि हमने डी ई डैश, बेहतर आपको एक पहले ही लिंक दी होगी यहाँ पर, पहले लिंक इसलिए नहीं क्योंकि डी ई है पैरेलल, और ये हमने एज्यूम करी है, तो ये डी ई डैश क्या है, हमने एज्यूम करी है कि ये पैरेलल है किसके, बीसी के, डी ई डैश किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अगर डी ई डैश बीसी के पैरेलल है तो हमें पता है अगर किसी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई एक लाइन बाकी दो लाइनों को कहीं पे काटे और वो तीसरी लाइन के पैरेलल हो, तो बाकी दो साइड को किस रेशो में, सेम रेशो में डिवाइड करेंगे। नहीं आया समझ में, आप आ जाएगा। देखो ये एक ट्रायंगल है और उसके अंदर क्या है, डी ई डैश, डी ई डैश वो क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। क्यों पैरेलल है भाई, ब्रैकेट में लिखना भाई बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, डी ई डैश पैरेलल है किसके, बीसी के। क्यों पैरेलल है पूछे तो भाई बाय कंस्ट्रक्शन है पैरेलल। तो अगर हमें पता है डी ई डैश बीसी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि इसके जो मतलब साइड्स का रेशियो भी वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू ए ई डैश और ई डैश सी, और ये क्यों होगा, ये होगा बाय बीपीटी, क्योंकि जो हमने किसी बीपीटी थ्योरम करी है वो बीपीटी थ्योरम यही कहती है अगर किसी ट्रायंगल के अंदर
कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करे जो तीसरी साइड के पैरेलल को बाकी दो साइडों के सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, ये बीपीटी थ्योरम हमें कहती है। तो डी डैश पैरेलल होगी बीसी के, तो बाकी ये साइड्स का इनका रेशियो सेम होगा। क्यों होगा रेशियो सेम? बाय बीपीटी थ्योरम। कितना क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो, इसको देखो, एक तो ये डी बेचारा थोड़ा छोटा बन गया, एक तो इस चीज को देखो जो मैंने आपको लिखी है, ये जो मैंने बीपीटी लगा के, और एक इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, इन दो चीजों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस टाइम ये लिख सकते हैं एरिया अपॉन बीसी इज इक्वल टू कैसे क्या कर सकते हो कि देखो ये इसके इक्वल, ये किसके इक्वल है? ए अपॉन में इसी इक्वल है एडी अपॉन में डीबी के। और इधर की साइड देखते हो तो आपको मिलता है ए ई डैश अपॉन में ई डैश किसके इक्वल है? एडी अपॉन में डीबी। और एडी अपॉन में डीबी और एडी अपॉन में डीबी तो आपस में इक्वल होगा, तो ये पूरा सेम है, तो आप कह सकते हो ये वाली पूरी चीज ए ई अपॉन में ईसी इक्वल होगी ए ई डैश अपॉन में ई डैश सेक के। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, हमने क्या लिख दी? ए ई अपॉन में ईसी और ए ई डैश अपॉन में ई डैश से। क्यों लिख दी? क्योंकि दोनों एक ही चीज के इक्वल थी, ये इक्वल थी गिवन था, क्योंकि ये इसके एडी अपॉन में डीबी गिवन में, और वहां को वो हमारी क्या है? थेल्स थ्योरम के थ्रू आ गया था। तो हम कह सकते हैं हम बाय इक्वेशन, आप इसको नाम दे दो फर्स्ट और इसको नाम दे सकते हो आप इक्वेशन सेकंड। इसको नाम क्या दे सकते हो? इक्वेशन सेकंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप क्या कह सकते हो? वी कैन से AE अपॉन में EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C। ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। बाकी इसने यहाँ लिख के रखा है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और वो बीपीटी भी यहाँ पे लगा दी है, वो बीपीटी हमने वहां लगा दिया है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर आप यहाँ आप देखते हो तो अब हमें क्या करना है? अब इसके ऊपर ही कुछ करना है। अब इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको खैर जून पे क्लास ली थी, 2-3 बच्चे पढ़े थे, तो हमें क्या पूरी लाइन बनानी है। क्या बनाना है? पूरी एक, मतलब मेरे को पूरा क्या है? पूरी एक ए बी बनाना है, ए बी बनाना है, सॉरी इधर की साइड में पूरा क्या है? एसी लाइन बनानी है। तो इसके लिए मैंने क्या करा? दोनों साइड एक ही चीज, मतलब एडिंग वन बोथ साइड, मतलब वन इधर भी ऐड कर दिया, वन इधर भी ऐड कर दिया। दोनों साइड अगर मैं वन ऐड करता हूँ तो देखो वन ऐड ए ई अपॉन में ईसी, तो ईसी इधर जाएगा, ये हो जाएगा ए ई प्लस ईसी, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लोगे तो ई डैश सी से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए ई डैश और ये ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी। तो यहाँ पे आ गया, आप देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या बन रहा है? एसी। पूरी को अगर ऐड करते तो क्या बन जाता है आपका? एसी बन जाता है। तो ये ए ई प्लस ई सी आपका क्या बन गया? एसी बन गया, ठीक है। और एसी ईसी का ईसी नीचे आ गया, सेम एज इट इज। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर आ गया हमारा ए ई डैश और ई डैश सी, इन दोनों को अगर आप ऐड अप करते हो ए ई डैश और ई डैश सी, इन दोनों को अगर आप ऐड अप करोगे तो ऐड अप करने वाला क्या बन जाएगा? पूरा एसी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने वन ही ऐड की, दोनों साइड किया। वन ऐड हमने इसलिए किया बेटा क्योंकि हमें जो ऊपर की चीज है वो खत्म करनी है यहाँ पे, और ऊपर की चीज खत्म कैसे करनी है? कि ऊपर की साइड में पूरी साइड बनानी है, और जो मेरे को ई सी और ई डैश सी उसको किसी तरीके से इक्वल लाना है। इक्वल क्यों लाना है? ताकि वो कोइंसाइड कर जाए, वो भी आपके समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, तो क्या आ जाता है? AC अपॉन में EC और AC अपॉन में E डैश C। अब आपको पता है कि AC इधर किसमें है? मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा किसमें आ जाएगा? डिवाइड में। और EC इधर किसमें है? डिवाइड में, उधर जाएगा किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये AC इसके नीचे आ गया, EC इधर आ गया, तो AC से AC कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। अगर यहाँ 1 बच गया और यहाँ बच गया EC अपॉन में E डैश C। आगे अगर हम देखते हैं तो ये आ गया 1 EC अपॉन में E डैश C, ये चीज आ जाती है हमारे पास। अब अगर देखते हो E डैश C इधर किसमें है? डिवाइड में, इधर जाएगा किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। जितेंद्र का ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या चलने लग गया, धीरे धीरे हो जाता है इस चैप्टर में, समझ सकते हैं तुम्हारी कंडीशन, लेकिन और भी थोड़ा और ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है। कई बच्चों को 2 से 3 बार में एक चैप्टर समझ में आएगा, एक बार में आता भी नहीं है। कोशिश करोगे, थोड़ा फोकस करोगे तो सब समझ में आने लग जाएगा। तो ये देखो ई डैश सी था और ई डैश सी इधर आ गया, ठीक है। ई डैश सी अगर यहाँ पे आ जाता है तो अब ये होगा ई डैश सी इक्वल टू ई सी,
अब थोड़ा ध्यान से थोड़े सोचने की बात है। देखो ई डैश सी एक लाइन है, ई डैश सी एक लाइन है और ई सी भी एक लाइन है, तो मतलब साफ सी बात है दोनों का जो डिस्टेंस है, जो मेजरमेंट है वो इक्वल आ रहा है। तो मतलब 3 सेंटीमीटर की ई सी है तो ई डैश सी भी कितने सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है। तो मतलब साफ सी बात ये होगी इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल आ गया। मतलब साफ सी बात है ये क्या कह रहा है, ई सी और ई डैश सी इन दोनों का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। बट इस केस में क्या इक्वल आ रहा था, नहीं आ रहा। ई डैश सी हमारी बड़ी लग रही है और ई सी हमारी छोटी लग रही है। बट हमने तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किया, उसके बाद लास्ट में प्रूव करते हुए हमें क्या आ रहा है, इन दोनों का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेम किस केस में होगा, सेम सिर्फ एक ही केस में हो सकता है दोनों का मेजरमेंट, जब दोनों पॉइंट एक ही हो। मतलब जब हमारा ई पॉइंट और ई डैश पॉइंट अगर तो वो दोनों पॉइंट एक दूसरे कोइंसाइड कर जाएंगे, सिर्फ उसी केस के अंदर क्या होगा, ये आपका सेम, इसका इन दोनों लाइन का सेम मेजरमेंट हो जाएगा। मतलब ई डैश सी इक्वल हो जाएगा ई सी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब साफ सी बात वही आ गया कि दस ई एंड ई डैश पॉइंट इज कोइंसाइड। मतलब ई पॉइंट और ई डैश कोइंसाइड का मतलब दोनों पॉइंट एक ही है। मतलब जो हमने अजम्पशन करी थी, अजम्पशन किसमें करी थी, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने करी थी अजम्पशन कि जो डी है वो पैरेलल नहीं है बीसी के, और हमने अजम्पशन करी थी कि जो अलग से लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं डी डैश वो पैरेलल है बीसी के, तो वो अलग से है ही नहीं, वो क्या है हमारी एक ही पॉइंट है। तो हमारा ये अजम्पशन था वो कोइंसाइड कर गया। तो हम कह सकते हैं जो हमारी डी लाइन है वो पैरेलल है बीसी के। थोड़ी थोड़ी कम समझ में आई होगी, लेकिन साफ सी बात यह है इस थ्योरम को आप 2 से 3 बार करो, करते करते समझ में आ जाएगी। उसके बाद भी समझ में ना आए तो फिर दोबारा पूछ लेना, स्कूल खुले जब स्कूल में आओ तो दोबारा समझ लेना।